गुड मॉर्निंग। चंद्रा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर सीरीज का ये पर डे बेसिस का जो एनालिसिस है ये हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से, चूंकि ये पूरी की पूरी स्लाइड्स ही न्यू तरीके से डिजाइन की गई है आपके लिए। और पहले भी क्लासेस आती रही हैं, अब ये रेगुलर बेसिस पे आपको पर डे बेसिस पे मिल रही है। और इसके बाद जब आफ्टर डिस्कशन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और हमारे जो एप्स हैं उस पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, आइए हम अपने करंट अफेयर की सीरीज में एनालिसिस लेवल को और आगे बढ़ाते हैं, एक लेवल अच्छे से, और समझते हैं कि भाई साहब हमारे पास आज क्या खास न्यूज है और ये हमारे कितने काम की है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जर्मनी में एक जर्मनी में बायोफैक्ट 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो व्यवस्था लागू होती है कंट्री ऑफ द ईयर या भारत का कोई नया परिप्रेक्ष्य आता है तो वो आपके लिए काम हो जाता है। और आज आप समझ पा रहे होंगे करंट अफेयर का जो परिदृश्य है हर एग्जामों के लिए बदल गया है। अब हम जर्मनी से रिलेटेड क्या क्या खास बातें हैं या ये जो बायोफैक है क्या है क्यों है ये समझते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आपसे इस पॉइंट ऑफ से क्या ही पूछा जा सकता है मैं पहले बता दे रहा हूं और आंसर आप लोगों को पता हो ही गया होगा। बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? आंसर है भारत। बट है क्या बायोफैक, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं और जानते हैं कि क्या ही खास बात है। अगर ये आपको दिख रहा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत को बायोफैक 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर का एक प्रतिष्ठित खिताब दिया गया है। प्रतिष्ठित खिताब क्यों दिया गया है साहब? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो जर्मनी में आयोजित हुआ। यह 10 से 13 फरवरी तक 2026 के जर्मनी के नोर्नबर्ग में हुआ था। ये बायोफैक अगर अभी आप यहां पे देख लेंगे तो ये आपका कवर क्या क्या करता है? सबसे पहले यूपी स्टेट से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं ये सबको कवर करता है। यूपी पीएससी से रिलेटेड पूरे एग्जाम को कवर करता है, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के पूरे एग्जामों को कवर करता है ये, और साथ ही साथ हमारे पास जितने भी वनडे एग्जाम्स है वो भी इसमें कवर आउट हो रहे हैं। मैं यूपीएससी के सिलेबस को नहीं पढ़ा रहा, ये आपके टीचिंग एग्जाम से जितना कुछ भी है वो सब कवर आउट होगा करंट अफेयर का। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी और साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स भी इसमें कवर आउट हो रहे हैं। तो हम समझ पा रहे होंगे कि ये करंट अफेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि बायोफैक्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब अगर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए दिया गया है तो ये आयोजित कहां हुआ था साहब? तो जर्मनी के नोर्नबर्ग में हुआ था। क्यों ही ये न्यूज में आया तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 13 फरवरी को आयोजित हुआ ना ये ग्लोबल सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल मार्केट में एक बड़े प्लेयर के तौर पे इसकी बढ़ती भूमिका को दिखाया जाता है। अब पॉइंट ये है कि भारत इसमें क्या कर रहा था? भारत इसमें ये कर रहा था कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका शॉर्ट नेम है एपिडा। आपसे लास्ट टाइम यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में इस तरीके का फुल फॉर्म एक पूछा ही गया था। वैसे पूछा तो गया था गीडा, है ना, जीडा, बट एपिडा भी अपने आप में एक जरूरी है। तो फिर से पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। भारत की भागीदारी को ऑर्गेनाइज कर रहा था ये, और साथ ही साथ ये बता रहा था कि भैया देखो ये 20 से ज्यादा राज्यों के शासित प्रदेशों में एग्जीबिटर लगाए जाएंगे और क्या किया जाएगा, ये जो पवेलियन है इसमें दालें, साथ ही साथ जो जड़ी बूटियां हैं, काजू है, अदरक है, हल्दी है, एसेंशियल ऑयल जितने इनसे निकाले जाते हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे सब आपको है कंट्री ऑफ, अच्छा इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक तरीके के प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं और इसमें भी भारत को एक अच्छा पहचान मिला है जिसकी वजह से इसकी स्थिति और मजबूत हो जाती है। और यूरोपियन यूनियन इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन के साथ भी मेल खाता है और ये ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट के लिए यूरोपियन मार्केट तक पहुंचने का एक रास्ता साफ करता है। 3 पॉइंट आपके सामने इसमें इंपॉर्टेंट हुए। पहला कि ये बायोफैक कहां पे हुआ, तो जर्मनी के अंदर हुआ। जर्मनी के शहर कौन से में? नूर्नबर्ग में हुआ।
और साथ ही साथ ये क्यों हुआ, तो जितना भी आपके पास ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे रिलेटेड जो कुछ भी प्रेजेंटेशन था भारत ने दिया। बढ़िया, ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आइए और एक अच्छी न्यूज पे नजर डालते हैं जो आपके काम की है। काम की क्या है साहब? इंडिया, यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2026 ये हुआ है। अब ये क्या बोला है इसके बारे में थोड़ा सा नजर डालिए और समझिए ये आपके कितने काम का है। कहते हैं साहब, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट SSA साइन हुआ है। दिख रहा होगा आपको बढ़िया तरीके से। अब ये साबित हुआ है क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे देश में क्या करते हैं साहब, ये एक दूसरे देश में टेम्पररी असाइनमेंट पे काम करते हैं। टेम्पररी असाइनमेंट पे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? इससे एग्रीमेंट ये कहता है कि 36 महीने 3 साल तक डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन आपसे सम्मिलित होगा और जो एम्प्लॉय टेम्पररी पोस्टिंग के दौरान सिर्फ अपने देश के सोशल सिक्योरिटी एंड सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे, छूट का दावा करेंगे। क्यों छूट का दावा करेंगे? क्योंकि इंडिया में जैसे EPFO है, सर्टिफिकेशन ऑफ कवरेज है, COC है, ये लेना होगा। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के वर्करों के लिए एक रेसिप्रोसिटी है ना, रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब ये क्या बोला, इसका मतलब ऐसे समझिए कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब शामिल होता है या यूं कहें कि कोई एक दूसरे देश आपस में क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसका मतलब एक वहां पे एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गया है, साथ ही साथ वहां के जितने भी कार्य करने वाले जो लेबर्स होंगे उनके जो पेंशन बेनिफिट्स हो गया, डिसेबिलिटीज हो गया, कोई एट्रोसिटीज हो गई, उसके काम आएंगे। ये पूरा था इंडिया यूके नॉर्दर्न अलायंस सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2026। जैसा कि अभी अभी हाल ही में आपने देखा कि अमेरिका से बहुत सारे रिश्ते तनाव में चल रहे थे भारत के, अभी भी चल ही रहे हैं। तो उस दौरान भारत ने अपना जो मुख्य फोकस है यूरोपियन कंट्री के अंदर और भी देशों पे बढ़ाना चाह रहा है। अब उस देश में बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि अलग अलग अगर आपके पास इस तरीके के एग्रीमेंट्स रहेंगे तो आपका जो बेनिफिट्स होगा लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा है ना, सर्विस सेक्टर ज्यादा, इसकी वजह से सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों का जो बेनिफिट्स है वो भी इंश्योर करना सरकार का ही काम है, इसलिए इस तरीके के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन क्या निकल के आएगा इससे कि भारत ने 2026 में किस देश के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये है आंसर इसका। ये कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन है आप चाहो तो एक लाइन में लिख लेना, चाहे तो ये PDF देख लेना, उसमें अंडरलाइन करके भी आपके पास रहने चाहिए। आपको इसको पढ़ने के बाद कहीं और दूसरा करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे बच्चों ने शिकायत करी थी, सर आप पूरे महीने का एक करंट अफेयर लाते हैं, उस पूरे महीने करंट अफेयर कुछ बातें हमारे से छूट जाती हैं, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है ताकि आपके एक काम आए बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बढ़िया, एक और एग्रीमेंट हुआ है साहब इसी से रिलेटेड। ये एग्रीमेंट क्या है जरा समझते हैं। AIIA और जनरल इंश्योरेंस काउंसिलिंग MOU, कैशलेस आयुर्वेद इलाज मुमकिन होगा। समझते हैं कि आखिर क्या बोला है। देखो, आयुष मंत्रालय है ना और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? AII का, आयुष मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसके साथ और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GIC के साथ एक कॉमन इम्पैनलमेंट मेमोरेंडम शामिल हुआ है ना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग है ये 32 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के तहत क्या करेगा, अपने इम्पैनल्ड जो लेबर होंगे उनके लिए एक अच्छा काम करेगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि जो हमारा फ्रेमवर्क है वो कितने हाई लेवल पे काम करने लगेगा। ये बेसिकली इसका मेन पर्पज क्या है? ये कैशलेस इलाज करना। अभी जो कैशलेस इलाज है इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे भारत सरकार ने जो ये आयुष्मान स्कीम निकाली, असल में वो क्या है? कैशलेस स्कीम का ही हिस्सा है। अभी जो कैशलेस स्कीम का ही जो हिस्सा है इसको आप ऐसे समझो कि मरीजों का जो जितना भी नेटवर्क हॉस्पिटल होगा, जैसे एलिजिबल मेडिकल खर्च, ये इसके लिए पहले से पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें आप सीधे जाए हॉस्पिटल भर्ती हुई, आपका बिल सेटल इंश्योरेंस कंपनी करेगी जिसके नाम पे ये इंश्योरेंस हुआ है। पेपर वर्क कम हो जाएगा, साथ ही साथ दोनों के बीच में जो सामंजस्य होगा बढ़िया होगा और जो भी इसके लाभार्थी उनके लिए सोशल बेनिफिट्स अच्छे से काम करेगा। क्वेश्चन क्या निकल के आएगा इस पॉइंट से? इस पॉइंट से ये क्वेश्चन निकल के आएगा साहब कि
किस इंस्टीट्यूट ने कैशलेस आयुर्वेद ट्रीटमेंट को मुमकिन बनाने के लिए जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के साथ MOU साइन किया है? तो आंसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, है ना। इससे क्या होगा, दो तीन बातें निकल के आएगी, क्योंकि भारत का जो आयुर्वेदा सिस्टम है वो दुनिया में बहुत जाना माना माना जाता है, और आज भी आप दादी के नानी के जो नुस्खे हैं अगर आप अपनाते हैं तो बहुत सारे एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों सिचुएशनों से आप दूर हो जाते हैं, बट उसको ऑथेंटिक वे में करने के लिए सरकार ने इस चीज को ध्यान दिया है। बढ़िया, खबर इंपॉर्टेंट थी। तो अब खबर दूसरे पर नजर डालते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है इंडिया पोस्ट और NSE के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाने के लिए MOU साइन किया गया है। ये जो MOU साइन किया गया इसके बारे में नजर डालते हैं। पोस्ट ऑफिस के जरिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को मुमकिन बनाने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MOU साइन किया है, क्वेश्चन यही निकल के सामने आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ MOU साइन हुआ है। अब पॉइंट पे नजर डालते हैं कि आखिर ये हमारे काम का कैसे हुआ। बोला गया कि जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, है ना, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो हमारी है, इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडिया पोस्ट के बड़े पोस्टल, आप नजर डालो इस पे, दिख रहा है क्या? हाँ, जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हमारी है ना, इसके साथ जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उनके साथ इंडिया पोस्ट बड़े बड़े पोस्टल नेटवर्क बनाने की बात कर रहा है, म्यूचुअल प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहा है, और उस म्यूचुअल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारे पास MOU है वो साइन हो चुका है, और ये एग्रीमेंट नई दिल्ली में साइन किया गया है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये इस तरीके का MOU है जो फटाफट साइन हो रहे हैं। सरकार क्या करे उसको ध्यान दे रही है। बोले भाई देखो 1.5 लाख से ज्यादा जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं अगर हमारे साथ मिल जाएंगे तो हमारे साथ मिलने के बाद शहर के लोगों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाएगा, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से चुने हुए कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और साथ ही साथ ये भी बोला जाएगा कि जो हमारा NSE MF इन्वेस्ट है ना, एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, इस पे हम क्या करेंगे, इस तरीके सर्टिफिकेशन काम करेंगे। अभी आप देखते होंगे कि जो भी हमारे पास सिस्टम अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, उसमें भी भारत का बहुत अपर वर्ग ही क्या कर रहा है, इसमें शामिल है। और म्यूचुअल फंड से अभी भी जो हमारा मिडिल वर्ग है, लोअर मिडिल वर्ग है, वो बहुत ही मतलब एक तरीके से ना डरता है भाई कि अपना पैसा क्यों ही हम खो दे इस जगह पे। तो अगर इसमें सरकार का बेनिफिट्स होगा और इस तरह के इंस्टीट्यूशन शामिल होंगे तो उस पर विश्वास बढ़ेगा, और लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड जो निवेश है वो करने की कोशिश करेंगे। कई बार जो अज्ञानतावश भी बहुत सारे लोग अपने पैसे खो देते हैं, उस पैसे को बचाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी सरकार द्वारा की जा रही है कि भाई देखो हम एज आपके गारंटर के तौर पे काम कर लेंगे। सरकार है भाई, सरकार कुछ भी करती है और सरकार समझती है कि हाँ हमारे लिए क्या जरूरी क्या नहीं। तो क्वेश्चन क्या निकल के आया कि पोस्ट ऑफिस के जरिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को मुमकिन बनाने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है? तो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि पोस्ट ऑफिस और NSE ने मिलकर शामिल किया है। क्वेश्चन यही है आपके काम का, नोट डाउन करिएगा और समझिएगा। एक और क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025 पाकिस्तान 150वें स्थान पे है। तो क्या हमारे लिए ये काम का है क्या कि पाकिस्तान 150 स्थान पे तो हम उसको बताएं? नहीं, हमारे पास भारत का कितना स्थान है उसको जानना जरूरी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। देखो हेरिटेज इंस्टीट्यूट के पब्लिश किए गए 2025 के इंडेक्स में इकोनॉमिक्स फ्रीडम में पाकिस्तान को 150वां स्थान रखा गया है, जिसका कुल स्कोर 100 में से 49 है। इस देश की इकोनॉमी इंडेक्स में दबा हुआ बताया गया है सीमित इकोनॉमिक फ्रीडम। बट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या बोला है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम हर साल हेरिटेज इंस्टीट्यूट करवाता है, और US का एक थिंक टैंक है, वही दुनिया भर में देश के इकोनॉमिक फ्रीडम को सीमा को मेजर करता है और बताता है कि भैया देखो आपके लिए ये कितना बेनिफिट रहा आज इस साल या आने वाला पॉइंट। यह रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट साइज, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, ओपन मार्केट इसे मुख्य पिलर के तहत ग्रुप किए गए हैं, और 12 कंपोनेंट पे यह मूल्यांकन करता है, और देश को उनके 100 में से स्कोर करने के आधार पर 5 कैटेगरी में बांटता है। जैसे फ्री क्या चीजें दी गई, और ज्यादातर फ्री क्या चीजें दी गई, क्या थोड़ा सा फ्री दिया गया है, या ज्यादातर अनफ्री कर दिया गया है, या दबे हुए लोग हैं। अब ये पॉइंट आपके काम का इतना नहीं है,
क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ध्यान रख रहे हैं, तो भारत का जब भी बात आएगा तो इसमें देख लीजिएगा। अभी ये रैंक भारत के लिए जारी नहीं हुआ है, पाकिस्तान के लिए जारी हुआ था। रैंकिंग का मतलब कम इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर आमतौर पर स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल कमजोरियों को दिखाता है, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और माहौल, सरकार की ईमानदारी और मार्केट का खुलापन शामिल करता है। क्वेश्चन क्या निकल के आएगा सामने कि जो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक फ्रीडम पब्लिश करता है वो कौन करता है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन करता है। चलिए एक और न्यूज पे नजर डालते हैं। ये अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, क्या है भैया, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। ये फ्लडेड एरिया दिख रहा है क्या, तो बोला गया एडीबी ने असम में बाढ़ और नदी किनारे कटाव मैनेजमेंट के लिए 182 मिलियन लोन को, $182 मिलियन के लोन को अप्रूव्ड किया है। अब ये जो कटाव मैनेजमेंट के लिए एडीबी ने अप्रूव किया है इस लोन को, तो एडीबी क्या है उसके बारे में जानना जरूरी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपको याद हो तो इसका पहल भारत ने किया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम में बाढ़ मैनेजमेंट और नदी किनारे के कटाव कंट्रोल को मजबूत करने के लिए 182 मिलियन यूएस डॉलर का एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग को मंजूरी दी है। जो ये मंजूरी है, ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना असम में, उससे रिलेटेड जो भी कटाव रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैं उस पर ध्यान देने के लिए पैसा दिया गया है। और असल में अक्टूबर 2023 में इसको मंजूरी मिली थी, बट पैसा अब जारी हुआ है। अब इस लोन का मकसद असम में जो बार बार बाढ़ आती है उससे किनारे से जो कटाव वटाव होते हैं उसको रोकने के लिए ये पैसा लगाया जाएगा, यानी क्षमता बढ़ाई जाएगी। ब्रह्मपुत्रा नदी के 4 हाई प्रायोरिटी वाले इलाकों में इंटीग्रेटेड बाढ़ और कटाव रिस्क मैनेजमेंट जारी किए जाएंगे। और साथ ही साथ क्या जारी होंगे साहब, गांवों की जो रोजी रोटी रक्षा करना, गरीबी कम करना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले विस्थापन को रोकना। क्योंकि आपको पता है बिहार और उड़ीसा या इस तरह के जितने भी फ्लडेड प्रोन एरिया है उसमें आप देखा होगा कि बिहार में जो कोसी ओसी है कितना कोहराम मचाती है, उसी तरह यहाँ ये भी है। स्ट्रक्चरल अडेप्टिव और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए मिलाकर रिस्क इन्फॉर्म तरीके को मजबूत करना, ये आपको एक तरीके से है ना कि जो आप पर्यावरण में पढ़ते हैं ना रिस्क मैनेजमेंट, उसको द्वारा बताया गया है। बढ़ाया गया प्रोजेक्ट की खास बात, ये जो मौजूदा एक्सचेंज रेट है लगभग 1500 करोड़ रुपए प्लस जो भी होगा बजट, उस प्रोजेक्ट साइज का एडीपी सपोर्ट करेगा और राज्य योगदान के मिलाकर लगभग $US 487 मिलियन हो जाता है। ये आपको बताने की कोशिश है। इससे रिलेटेड काम की बात क्या निकली, काम की बात नहीं, एडीबी ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में बाढ़ और नदी किनारे कटाव मैनेजमेंट $182 मिलियन लोन को मंजूरी दी, तो आंसर है असम स्टेट के लिए, असम स्टेट के लिए, असम स्टेट के लिए। आते हैं आगे, यूएस ट्रेड डील से भारत की जीडीपी 2026 में 6.9% बढ़ने की संभावना है। अब यूएस ट्रेड डील के बारे में जरा पढ़ लेते हैं फटाक से। यूएस ट्रेड डील ये कहता है कि गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार कैलेंडर साल 2026 में भारत की जो इकोनॉमी है 6.9 दर से बढ़ने का अनुमान है। क्यों? क्योंकि इस डील से भारतीय एक्सपोर्ट टैरिफ कम हो जाएंगे, पॉजिटिव आउटलुक आ जाएगा और भारत की जो मौजूदा इकोनॉमिक स्थिति है ना वो अभी भी मजबूत हालत में है, बहुत डामाडोल नहीं हुई है। इसलिए इसके एक मुख्य अनुमान और वजह ये है जब ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? कह रहा है कि भैया जो जीडीपी हमारी जो है ना, असल में ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बजट का जो यूपी बजट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, उसका एक क्लास आपके लिए आज ही आएगा या कल मॉर्निंग में आपके लिए आएगा, आप कमेंट करके बताएंगे। यूपी बजट आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है ना कुछ इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स आपके साथ इसमें डिस्कस किए जाएंगे और यूपी बजट और यूनियन बजट दोनों बातें लगभग हो ही चुकी हैं। तो हम लोग एक पूरा का पूरा सेशन इसी पे करने वाले, ताकि आपका क्वेश्चन जो है, आपको पता है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मैंडेटरी होते ही होते हैं बजट से, वो आपके किसी भी करंट अफेयर में अभी हालिया एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है आने वाले एग्जाम्स में, और यूपी के एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम इस पे यूपी बजट पे एक सेशन और सेंट्रल बजट पे एक सेशन दोनों का दोनों कंबाइन करेंगे और आपको कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या छोड़ देना है ना। ये दोनों चीजें एकदम खास इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। ध्यान रखिएगा, जो ये जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही थी 6.9% कितना हो जाएगा,
तो कह रहा है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो है, असली जीडीपी 2026 6.9% थी, 2027 में ये 6.8% तक पहुंचने की उम्मीद है। तो यूएस ट्रेड डील का असर क्या निकला? यूएस ट्रेड डील का असर ये निकलेगा, क्योंकि जो हमारा टैरिफ सिचुएशन अभी बहुत खराब हुआ पड़ा है यूएस और भारत के बीच में, वो अधिक बढ़ चुका है, इसलिए इस ट्रेड डील से थोड़ा सा कम होगा। और 2026 में हेडलाइन महंगाई लगभग 3.9% रहने का अनुमान, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के टारगेट के करीब है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रखने हैं, अभी मैं बताऊंगा कि याद रखना है। याद ये रखना है कि ग्रोथ सपोर्ट जो फैक्ट है इससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, इस ट्रेड डील से क्या फायदा होगा। ट्रेड डील से ये फायदा होगा, पहली बात तो जो हमारा घरेलू और जो ग्रामीण और शहरी जो जरूरतें हैं उसको डिमांड में ले आना, ताकि ये खपत बढ़ती रहे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास डिमांड बनी रहेगी। लिक्विडिटी के उपाय जो है, आरबीआई की पिछली पॉलिसी रेट में कटौती कर दी गई है, ताकि हमारे पास लिक्विडिटी भी ज्यादा बढ़ती रहे। लिक्विडिटी वर्ड क्या है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे पास यानी परचेजर के पास कितना सारा पैसा इकट्ठा है अभी, है ना। हमारे पास अगर कैश फ्लो नहीं बना रहेगा तो हम कुछ खरीदेंगे नहीं। टैरिफ की अनिश्चितता कम होने से बिजनेस सेंटिमेंट में सुधार होगा। याद रखने वाली पॉइंट्स ध्यान रखिए। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के लिए इंडिया का अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? तो आंसर है 6.9%। रट लीजिए, ये आपके काम का है इस पूरे टॉपिक से जरूरी चीज। ठीक साहब, बढ़िया। एक और पॉइंट, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, ये आज का न्यूज है पूरा का पूरा। इंडिया इंपैक्ट समिट 2026 एआई के लिए डेमोक्रेटाइजेशन पर फोकस करेगा। अब डेमोक्रेटाइजेशन क्या मतलब हुआ? डेमोक्रेटिक सिचुएशन तो है ये ऑलरेडी हर एक देशों में जो भी एआई कर रहा है, बट ये क्या है? ये कुछ नया पॉइंट है, नया टॉपिक, इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या भला है ये। देखिए, 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में कुछ हुआ था। अब भारत मंडपम में क्या हुआ था, अगर आपने उस वक्त करंट अफेयर का ध्यान दिया होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कौन सा सम्मेलन था, G20 वाला, है ना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट 2026 को होस्ट करने वाला है। इसका मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेमोक्रेटाइजेशन पर होगा। क्या मतलब हुआ इसका? एआई का डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होगा जो एआई टेक्नोलॉजी है वह हर एक देशों के पास पहुंचे, और जब हर एक देशों के पास पहुंचेगा तो उससे क्या निकल के आएगा, ताकि किफायत हो। अभी आपको पता है कि अगर आप पेड वर्जन लेने जाए, सपोज दैट आप अगर चलाते होंगे चैट जीपीटी, तो हमारे ख्याल से अमूमन अभी नॉर्मल जो प्लस वाला कोर्स है 2000 के आसपास पर मंथ पड़ रहा है। अब 2000 पर मंथ का मतलब साल का कितना हो गया साहब? 24-25 हजार रुपए हुए। और बहुत सारा पॉइंट है कि हर एक एआई का एक पेड वर्जन है जो आपको बहुत हाई लेवल पे स्किलिंग करने का काम कर रहा है। तो एआई टेक्नोलॉजी जितनी है वो सबको एक साथ डेमोक्रेटाइज करने का मतलब होगा कि सबके लिए अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट नेम है मिटी, मिटी लीडरशिप वाली एआई इंडिया मिशन के तहत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये सब के सब 16 से 20 फरवरी को लेकर 16 से 20 फरवरी 2026 में भारत मंडपम दिल्ली में होगा। अब मुख्य थीम क्या है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। मुख्य थीम और मकसद क्या है साहब? मकसद तो हमने बता ही दिया है ना, मकसद बता ही दिया है। क्या है मकसद? डेमोक्रेटाइजेशन। इस समिट का मकसद कंप्यूट, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेसिक रिसोर्सेज तक सही किफायती पहुंच को बढ़ावा देना, जिससे देशों में सबको साथ लेकर चलने वाले इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। अब ये एआई समिट का मतलब यही है। अब यह है तो इससे और क्या क्या निकल के आएगा कि जो हमारे पास कुछ थीमेटिक कॉन्सेप्ट होंगे, इसमें 7 थीमेटिक चक्र पे बात की जा रही है। ये 7 थीमेटिक चक्र क्या है? 7 आपस में जुड़े हुए फोकस एरिया, जिसको ह्यूमन कैपिटल नाम दिया गया नंबर 1, सोशल इंपावरमेंट के लिए इंक्लूजन नंबर 2, सुरक्षित भरोसेमंद एआई नंबर 3, साइंस नंबर 4, रेजिलियंस एंड इनोवेशन 5, एआई रिसोर्स डेमोक्रेटाइजेशन 6, और इकोनॉमिक और सोशल गुड के लिए, यानी ये सातों के सातों जो फोकस एरिया, इस पे फोकस किया जाए और लोगों को एक तरीके से इकोनॉमिकल क्या बोलते हैं, ग्लोबल डेमोक्रेटाइजेशन कंपेटेबिलिटी में आसानी हो और सबके लिए ये पहुंच बराबर हो। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई का ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आपके पास नॉलेज कम होगी तो आने वाले दिनों में आप पीछे रह जाओगे, है ना।
क्वेश्चन क्या निकल के आया इस एआई समिट से? एआई समिट से क्वेश्चन निकल के हमारे काम का क्या है, हम तो अपने काम का देखेंगे ना साहब। बोलेगा एआई इंपैक्ट समिट 2026 किस खास थीम पर फोकस करेगा। ले पहले ही बता दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का डेमोक्रेटाइजेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, आपके लिए यही काम का है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्लाइड में सबसे नीचे में एक स्थान पे बना के दे दिया गया, ताकि आप क्या करें, पूरा टॉपिक समझें। उस टॉपिक को समझने के बाद आप अपने काम की चीज 4 लाइन लिख लीजिए। अब वो 4 लाइन आपके करंट अफेयर का हिस्सा बन गया, पॉइंट आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। बहुत कोशिश कीजिएगा तो एक बार पढ़ लीजिए, अन्यथा सुन लीजिए, दोनों में आप ही बेनिफिट्स में रहेंगे, और जो कि आपको देखने से पता चल जाएगा। आकाशा एयर के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर प्रवीण अय्यर ने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो प्रवीण अय्यर आकाशा एयरलाइंस के चीफ थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, तो सबसे पहले इसी को जान लेते आखिर ये क्या मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आकाशा एयर के को फाउंडर चीफ कॉमर्शियल सीईओ प्रवीण अय्यर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और आकाशा में दूसरी हाई लेवल लीडरशिप का इस्तीफा ये हो गया है। कारण क्या रहा, जो आकाशा एयरलाइंस है उसने एक समझौता किया है अय्यर एयरलाइन के साथ। बोला कि वह 30 अप्रैल 2026 तक टीम के साथ काम करे ताकि वो आसान बदलाव हो सके। बट पॉइंट क्या हुआ, बोलेगा देखो अय्यर आकाशा की जो फाउंडिंग लीडरशिप टीम है ना, वो एक अहम सदस्य थे, और ये जो अय्यर साहब जब इस्तीफा दिए तो बोलेगा कि देखो हम अब काम नहीं कर पाएंगे, हमारा पर्सनल इशू है, और बोलेंगे कि उनकी जगह कौन लेगा, तो उनकी जगह आनंद श्रीनिवासन को दे दिया गया है। आकाशा एयरलाइंस अपने काम का क्या रहा, अपने काम का ये रहा कि आकाशा एयर के चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर के पद से किसने इस्तीफा दे दिया, आंसर है प्रवीण अय्यर। आपको बहुत इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उतना रिलेवेंट पॉइंट आपके जो एग्जाम है उससे नहीं है। जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये वनडे में पूछा जाता है साहब, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ ही साथ जितना भी एसएससी के एग्जाम उसमें पूछा जाता है। तो अपना काम क्या है, कंपेटेबिलिटी के तरीके से पढ़ना, और आपको ये बताना कि ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है ना? क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। बैंकिंग एग्जाम के लिए पूछा जाता है, इसलिए बताना जरूरी था। ज्वाइंट फैमिली का हिंदू कॉन्सेप्ट मुस्लिम लॉ से अलग, गुजरात हाईकोर्ट ने महिला के पैतृक प्रॉपर्टी के दावे को कर दिया खारिज। अब ये क्या बला है, इसको जरा समझते हैं। जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955-56 में आया था, तो उस दौरान बहुत कुछ बदला था। क्या बदला था, गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, बोला कि गुजरात हाईकोर्ट में दावा खारिज कर दिया गया है एक मुस्लिम महिला का। क्यों? कोर्ट ने कहा मुस्लिम महिला हिंदू लॉ कॉन्सेप्ट के तहत पैतृक प्रॉपर्टी का दावा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू विरासत कानून में लागू होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में नहीं। और आपको पता हो कि ये जो पर्सनल लॉज हैं हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग है ना, हर एक कम्युनिटी के अलग अलग है, तो उसका जो शादी विवाह और उनसे रिलेटेड विच्छेद जो है ये भी अलग अलग तरीके से ही होता है ना। जैसे आप अभी भी मान लेते होंगे 3 तलाक खत्म हो गया है, कितने लोग मानते हैं 3 तलाक खत्म हो गया? हाँ, लगभग सभी लोग मानते हैं। नहीं साहब, 3 तलाक कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, उसमें 2 टाइप के तलाक होते थे, एक तलाक बिद्दत, एक तलाक हसन। तो तलाक बिद्दत खत्म कर दिया गया, जो 3 बार बोल देते थे तलाक तलाक तलाक, बट तलाक हसन अभी भी जारी है। तलाक हसन का कॉन्सेप्ट अलग है, तलाक बिद्दत का कॉन्सेप्ट अलग है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत में आता है। बट आप हिंदू मैरिज एक्ट में ये देखते होंगे कि अगर आप विच्छेद होते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी में दावा भी किया जाता है। तो यही बोला गुजरात हाईकोर्ट ने कि देखो साहब, आप मुस्लिम महिला हो, आपकी शादी मैरिज सब कुछ किसके तहत हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई है। और जब मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई है तो उसका विच्छेद भी उसी हिसाब से होगा, आपका जो डाइवोर्स होगा उसके बाद मिलने वाली जो एलिमनी है उसी हिसाब से होगा। बट देखते हैं हिंदू लॉ के तहत ज्वाइंट फैमिली पैतृक प्रॉपर्टी का आइडिया मौजूद है। क्या बोला कि जहां प्रॉपर्टी पीढ़ियों से एक अनडिवाइडेड फैमिली के तौर पे आगे बढ़ती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ज्वाइंट फैमिली का आइडिया मौजूद नहीं है। हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और विरासत का मामला मौत के बाद ही धार्मिक उत्तराधिकार के तहत नियमों पर आधारित होता है, ये गुजरात हाईकोर्ट ने कहा। तो सिंपल लॉजिक के अपने काम का क्वेश्चन ये निकला, भारत में ज्वाइंट फैमिली और को पार्सनरी का कॉन्सेप्ट किस कानून के तहत आता है? तो आंसर है हिंदू विरासत कानून। हिंदू विरासत कानून।
जिसको ये नहीं समझ में आया होगा वो एक कमेंट करेगा, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस अगले वाली स्लाइड में कर देंगे। ठीक है, ये आज का टॉपिक रहा, आपके काम की चीजें जितनी रही वो बता दी गई। नेक्स्ट डे मिलते हैं आपके अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, धन्यवाद।